अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सारी अफवाहें और सारी क्यासराइयां दम तोड़ गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और PMLN के सदर शहबाज शरीफ कल वतन वापस आ रहे हैं। 7 हफ्ता मुल्क से बाहर रहने के बाद कल वो लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। हुकूमत ने एक बयानिया बनाया था कि शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क से भाग गए हैं, फरार इख्तियार कर चुके हैं, मुल्क में वापस नहीं आएंगे। जबकि PMLN का कहना था कि ताखीर ज़रूर हुई है लेकिन बजट से पहले वो पाकिस्तान में वापस होंगे। क्या कहते रहे हुकूमती अरकान, इस पर सुनिए। चूंकि शहबाज शरीफ साहब लापता है और खुद साख्ता मफरूरी इख्तियार की हुई है, एक भाई फरार हो चुके, दूसरे बीमारी की आड़ में फरार की तैयारियों में है। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस अवाम को गुमराह करके, इनको वरगला के, बेवकूफ़ बना के आप चले गए हैं। मफरूर हो चुके हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और PMLN के सदर शहबाज शरीफ साहब। ये कहना था फिरदौस आशिक अवान साहब का। और इसी किस्म की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दूसरे लोगों ने भी की हैं। लेकिन अब कल शहबाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। 12 तारीख को उन्होंने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। और इसके अलावा जो पार्टी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, PMLN का जो मुश्तरका इजलास है वो अब होगा 10 जून को। ये भी कहा जा रहा है कि 10 जून को ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास होगा और इन दोनों इजलासों में पार्टीज तय करेंगी कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने कॉल दी थी कि ईद के बाद वो सड़कों पर निकलेंगे। माशी सूरत हाल जो है, जो महंगाई का सामना इस वक्त आवाम को है, इन इशूज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा था कि एक बाकायदा APC बुलाई जाएगी और इसके बाद अगले लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगले आने वाले चंद दिनों में दोनों पार्टीज के अपने अपने इजलास हैं जिसमें वो लेआउट करेंगे कि आगे उनका क्या प्लान है, क्या वो सड़कों पर निकलेंगे और अगर वो निकलेंगे तो किस नौइयत का ये एहतजाज होगा और इस एहतजाज का मकसद क्या होगा। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने और हमें ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, पहले आपसे पूछ लेता हूं क्योंकि हुकूमत ने यह बयानिया तैयार किया था कि शहबाज शरीफ साहब मफरूर हो चुके हैं, भाग गए हैं, वापस नहीं आएंगे। एक भाई मफरूर है, दूसरा भाई जेल में है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं आऊंगा बजट से पहले, अब कल वो आ रहे हैं और आते साथ उन्होंने पार्टी के इजलास भी तलब कर लिए हैं। आपका मौकिफ तो गलत साबित हो गया यहाँ पर। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, ना तो शहबाज शरीफ साहब को हमने भेजा था, ना ही हुकूमत का कोई इस चीज में हाथ था कि हमने उन्हें भेजा है। ना ही हम भेजने पे खुश थे, ना ही हम आने पर नाराज हैं। ये खुद ही जाते हैं। इन्होंने 35 साल 30 साल इस सूबे में हुकूमत की है। इन्होंने एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें, एक आध है जो प्राइवेट लोगों ने बनाए हुए हैं 2-3 हॉस्पिटल, वो ठीक है, उसमें PIC है, दूसरी जगह है जहाँ पे प्राइवेट बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके अलावा इन्होंने सूबे में 35 साल में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जो इनके काबिल हो। अवाम के काबिल तो है, आपके काबिल है, मेरे काबिल है, वहां से इलाज करा सकते हैं। इनके काबिल एक भी हॉस्पिटल नहीं है जिससे ये इलाज करवा सकें। 35 साल हुकूमत करने के बाद इनको छींक भी आती है तो इनको लंदन जाना पड़ता है। अच्छा, लंदन जाने का भी एहसान करते हैं, उस पे भी पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं कि हाय बड़ी मजबूरी में हमें लंदन आना पड़ा है इलाज करवाने के लिए। तो ये था ना कि ये लंदन इलाज के लिए तो गए नहीं है, वरना आप कहते हैं कि इलाज अगर करवाना है तो पाकिस्तान में करवा लेते हैं। आप लोगों का मौकिफ ये था ये भाग गए हैं, फरार इख्तियार कर चुके हैं। अभी सुनवाया मैंने आपको कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा कह रही है कि वो मफरूर हैं, भाग गए हैं वो मुल्क से। शहजाद, हमने कोई हवा में तो नैरेटिव नहीं किसी बंदे ने बना लिया, ना हमें पता है वो भागे हैं तो क्यों भागे हैं। वो की वजह है कि इनकी फैमिली में जिसको भी नैब ने नोटिस दिया उसके बाद वो निकल गया। वो आप सलमान शहबाज देख लीजिए, वो हसन और हुसैन देख लीजिए, इनके दोनों दामाद देख लीजिए शहबाज शरीफ साहब के। तो जो एक फैमिली का एक तरीका कार है, उसी के हिसाब से लोगों को लगता था कि शायद ये नैब का आप जवाब नहीं देना चाहते, ये चले गए हैं। तो अब आ रहे हैं, अच्छी बात। मैंने दोबारा बताया ना कि इलाज करवाने गए थे एक सूबे में जिसमें 30 साल उन्होंने हुकूमत की, एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बनाया जिससे वो इलाज करा सकें। उनके बेटे की बेटी है हमजा शहबाज की, अल्लाह उसको सेहत दे बच्ची को, वो भी वहां पे इलाज उसका हो रहा है। तो इनके पूरे खानदान का इलाज वहीं से होना होता है, यहाँ सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। तो ये जाते भी अपनी मर्जी से हैं, आते भी अपनी मर्जी से। ना हमें इनके जाने का कोई प्रॉब्लम है, ना ही हमें इनके आने का कोई प्रॉब्लम है। ये डिसीजन इन्होंने खुद करने हैं और ये डिसीजन, मैं तो दोबारा यही कहूंगा कि ये नैब की जो होती है लायबिलिटी इनकी, उसी से बचने के लिए गिमिक्स खेलते, वरना ऐसे करने की कोई लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि नैब से बचने के लिए इस तरह के इकदाम लिए जाते हैं तो वो केस तो अभी भी मौजूद है, आज भी अगर आएंगे स्टेटस वही होगा कि ये बेल पर आजाद हैं।
केस इनके ऊपर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये आ रहे हैं तो नैब इनको दोबारा तलब भी कर सकता है, इनकी बेल खत्म करने के लिए भी नैब कार्रवाई कर सकता है। ये तमाम ये टूल्स जो है इस वक्त नैब के पास हैं। तलाल चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब कल वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि बजट से पहले आएंगे। अब क्या प्लान है पीएमएलएन का? आपके जो अगले 2-3 दिन में इजलास है, क्या उसमें यह बात भी तय करनी है कि बजट को कैसे अपोज करना है, या इस पर भी गुफ्तगू होगी कि हमने अगर सड़कों पर निकलना है तो हमारी डिमांड्स क्या होंगी, किन इश्यूज पे हम निकलेंगे, बुनियाद किसको बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई शर्मिंदगी होती है हुकूमत और हुकूमती तर्जमानों को। वो फिर आज रात होने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं अगर जिन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए वो अपोजिशन लीडर है। नहीं तो कायदे अवान होते या वज़ीर आला पंजाब होते। जब वो नहीं माने तो सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब फिर भी बात नहीं बनी तो फिर इन्होंने इंतकामी कार्रवाई, उनकी बेटियां और फिर उनकी घरवाली, उनके खिलाफ कार्रवाई, यानी वो थर्ड क्लास जो पुराने ज़माने में वो भैंस चोरी के पर्चे और इस तरह के अजीज़ों को गिरफ्तारियां और बेटियों को नामजद करना, वो भी किया। लेकिन ये अगर ये फैसला करना होता कि डरना है या झुकना है तो वो फिर बहुत टाइम उससे पहले गुजर चुका। अब तो और तरफ चीज़ें चल रही हैं। दूसरा आपका सवाल बड़ा अहम है। आते ही उन्होंने 2 इजलास बुलाए हैं। एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है जिसमें एपीसी में जो एजेंडा होगा उसके बारे में मशावरत होगी, और यकीनन वही एजेंडा है जिसमें यह देखा जाएगा कि आगे चलकर किस किस बात पर कोई जो चार्टर ऑफ डिमांड होगा अपोजिशन का, उस पर एहतजाज जो किया जाएगा। और दूसरी बात, फौरन उन्होंने अपनी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो हमारे तश्कील दी गई है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उसका इजलास बुलाया है, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी भी किस्म की हुकूमत से रिलीफ की। वो हुकूमत जो 4000 अरब नहीं पूरा कर सकी, जिसने टारगेट 5500 अरब रख लिया, यानी 1500 अरब ज्यादा, तो यकीनन गरीब का खून चूसेगी जैसे बिजली, गैस, इंडायरेक्ट टैक्सेस से पहले चूस रही है। तो हमें बड़ी तैयारी के साथ हम ना सिर्फ अपोज करेंगे बल्कि प्लान देंगे, अल्टरनेटिव अपना बजट हम प्रेजेंट करें, बताएंगे कौम को कि ये हमारे पास सॉल्यूशन। जो अल्टरनेट प्लान आप देने जाएंगे उस पर मैं बात करता हूं, लेकिन ये बात में वजन है डॉक्टर शहबाज गिल साहब की कि हुसैन हसन नवाज को तलब किया गया, वो मुल्क में वापस नहीं आए। इसाक डार साहब को तलब किया है, उनको तो बाकायदा इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है, वो मुल्क से वापस नहीं आए। सुलेमान शहबाज भी मुल्क से चले गए, नैब बार बुलाती रही, वो नहीं आते। तो क्या सराइयां अगर जन्म लेती हैं तो वो इसी बुनियाद पे लेती हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है शरीफ फैमिली का। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि बार बार इलाज के लिए जाते थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी जाते थे, 2-3 रोज में वापस आ जाते थे, इसीलिए उनको कहते थे ना, शहबाज स्पीड का नाम आप लोगों ने उनको दिया था। अब जब वो गए हैं तो 7 हफ्ते के लिए गए हैं, तो वजूहात तो थी, क्या सराइयां इसी बुनियाद पे की जा रही थी ना? देखिए, हुकूमत जो है, हम इसे एक फाशिस्ट हुकूमत इसलिए कहते हैं कि इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई। सबसे पहले सियासतदान जो बोलते हैं, जो अवाम की बात करते हैं, लोगों के वोट और उसके हकूक की बात करते हैं, उन पर यलगार बोली। कोई नैब में अंदर है, कोई सजा याफ्ता है, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई गद्दार है, कोई तौहीन रसालत का मुजरिम है। उसके बाद दूसरी इन्होंने मीडिया पर फिर आए, फिर मीडिया पर यलगार बोली, और अब उसका सामना जो है वो अदलिया कर रही है। अगर जस्टिस फाइज ईसा आवाज उठाने पर उनको भी इस तरह के इकदाम का सामना है, तो फिर आप उनके बेटे जो मियां शहबाज शरीफ के या मियां नवाज शरीफ के हैं, उनको तो फिर वो किसी गिनती में नहीं। और ये जस्टिस फाइज ईसा वाला मामला सब जुडिस है, उस पर जो होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखा जाएगा, लेकिन रीजंस मौजूद हैं, क्या सराई करने के रीजंस मौजूद हैं। और अच्छी बात है अगर शहबाज शरीफ सामने आ रहे हैं, नैब का सामना करना पड़ेगा, वो भी करेंगे, आप अपना एहतजाज का हक भी इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक प्लान भी देगी कि किस तरीके से मईशत को ट्रैक पे लेके आया जा सकता है, तो ये प्लान 5 साल में आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं। क्योंकि जब आपने हुकूमत छोड़ी है तो आपका अगला प्लान यह था, जो कि आपके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर बता चुके थे, कि हम इलेक्शन जीतेंगे, हुकूमत बनाएंगे और IMF में जाएंगे। ये किस किस्म का प्लान था, ये किस किस्म की तरक्की थी आपकी हुकूमत की, जो कि खुद आपके फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि जैसे ही हुकूमत में आए PTI को जाना चाहिए था IMF पे, क्योंकि हम भी IMF पे जाते हैं। ये प्लान देंगे आप कि कैसे जाना है IMF के पास 5 साल बाद? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इससे मुझे कम से कम लोगों को बताने का मौका मिलेगा। जब हम 5 साल पहले आए थे तो GDP 3 के करीब थी, 2.5 के करीब, हम उसके 6 पे लेके गए। उस वक्त हमने किस तरह पाकिस्तान का रेवेन्यू डबल किया,
किस तरह पाकिस्तान में सीपैक और दूसरी इन्वेस्टमेंट लेके आए, किस तरह पाकिस्तान में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके अंधेरे खत्म किए, किस तरह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा जाल बिछाया, और ये तमाम काम करने के बाद हम अब इससे आगे जाना था। मगर अनफॉर्चुनेटली जब, क्योंकि इलेक्टेड लोग तो आए नहीं, सिलेक्टेड लोग आ गए, तो वो धड़म से सब कुछ नीचे गिरा है। तलाल साहब, जब आपने 5 साल में रेवेन्यू डबल कर लिया, जब जीडीपी की शरह 3.5% से आप 5.8% पे लेके चले गए, ये तमाम मजबूत इकदाम ले लिए, उसके बाद ही कहते थे ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर कि पीटीआई को फौरी तौर पे आईएमएफ के पास जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम होते तो हम आईएमएफ के पास चले जाते, फौरी तौर पे चले जाते, इलेक्शन के फौरन बाद चले जाते। ये किस किस्म का प्लान था कि 5 साल के बाद दोबारा आईएमएफ के पास जाना है? अगर आईएमएफ के पास ही जाना है तो ये तो हर हुकूमत कर सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो फिर अब यही प्लान आप देंगे कि पीटीआई को कि अभी आप शुरू में जाए आईएमएफ के पास, 5 साल बाद दोबारा आईएमएफ के पास जाएगा? क्योंकि हम भी यही करने वाले थे। देखिए, हमारे पास तो टीम, एक फाइनेंशियल टीम मौजूद है जिसने काम करके दिखाया है। उसका तो अगर काम किया है तो फिर आईएमएफ के पास क्यों जा रहे थे आप? मसाइल थे, मईशत कमजोर थी, वीकनेसेस थी, इसीलिए जा रहे थे ना आईएमएफ के पास आप। मेरी गुजारिश सुने, देखिए, मामला आईएमएफ के पास जाने या ना जाने ये जरूरत के हिसाब से होता है, मगर वही आईएमएफ थी जिसने पाकिस्तान का जब प्रोग्राम खत्म किया तो उसने कहा पाकिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया है, तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स इसके इंप्रूव किए हैं। अगर जाना भी पड़ता तो हम कॉम्प्रोमाइज ना करते, सरेंडर ना करते, वजीर खजाना उनका लेके ना आते, हम उनका क्या कहते हैं ना, स्टेट बैंक की कुंजियां हवाले ना करते। शहबाज गिल साहब, अब ईद के बाद इन्होंने कहा था सड़कों पे निकलेंगे, ये कह रहे हैं एपीसी में जाएंगे, अपना लाएमल देंगे, दूसरी पार्टी देंगी, तो सड़कों पे तो निकलना है, जो माशी हालात है, और अपना प्लान भी देंगे। जी, ये बात ये है कि जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे, इनका आपने इनसे सवाल किया, आपने देखा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने इनसे सलमान शहबाज का पूछा, उन्होंने तौहीन रसालत पता नहीं किधर को निकल गए। हालांकि तौहीन रसालत में भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बिल था, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसमें भी जूते शेखुपुरा में इन्हीं के लोग खाते रहे, इनको पता है अच्छी तरह से कौन खाते रहे, तो वो भी इन्हीं का कारनामा था। लेकिन आपने सवाल गंदम पूछा, हाँ, लेकिन एक इशू को सियासी बनाना, उसको एक्सप्लॉइट करना, ये भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाह रहा कि हम उस तरफ दोबारा जाएं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी हुकूमत थोड़ा सा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रही है, तो इसलिए वहां ना जाए। जिस तरह सियासत खिली गई उन इश्यूज पे, वो बात नहीं थी, बड़ी मनफी बात थी वो। आगे बढ़िए। जी, ये कह रहा हूं कि ना हमारी पार्टी ने तब सियासत खेली ना आज खेलेगी। सवाल किया था आपने अकाउंटेबिलिटी का, जवाब आप देखिए किस तरफ को गया। सवाल किया था कि जो इमरान साहब हैं, दामाद अली इमरान, वो जो करोड़ों रुपए के एडवांस चेक लेते रहे साफ पानी में और दूसरी चीजों में, वो नैब का नोटिस मिलते ही क्यों फरार हो गए। सवाल पूछा कि वो जो आइंस्टाइन है अकदार साहब, वो क्यों मफरूर है, जिन्होंने इस मुल्क की किस्मत बदलनी थी। सवाल आपने किया कि 5 साल रहने के बाद आप दोबारा आईएमएफ के पास जा रहे थे, ये कैसी किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस थी। सवाल ये किया कि आपका ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा क्यों था। सवाल ये है इनसे कि आपकी एक्सपोर्ट का डेफिसिट इतना क्यों था कि एक्सपोर्ट 20 अरब ले आए 25 से आप, और इंपोर्ट 60 ले गए। आपका ट्रेड डेफिसिट, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। बहरहाल शहबाज गिल साहब, इसकी तफसीलात में जाए बगैर, जो शहबाज शरीफ साहब पे आपकी पार्टी ने बयानिया बनाने की कोशिश की, वो गलत साबित हुआ। शहबाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब आगे बढ़ के ये बताइएगा, ये सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, आपकी हुकूमत को टफ टाइम देंगे, आगे काफी सारे मसाइल हैं, पीटीएम वाला मामला है, आपकी हुकूमत को उसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना है, बजट आने वाला है जिसको ये अपोज करेंगे, इन मसाइल का चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा, और ये सड़कों पे निकलेंगे, मसाइल और गंभीर होंगे आपके लिए। जी शहजाद, देखिए पहली बात तो ये कि कोई प्रोटेक्शन हमारी गलत नहीं हुई। अगर एक शख्स जो चोरी के इल्जाम में इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, वो अपने स्टांस बदलता है, वो कभी अदालत के सामने आता है, कभी नहीं आता, यहाँ उनकी कमर में दर्द होती, वहां पे वो दौड़े लगाते हैं लंदन में जाके, फिर वो वापस आए, तो हमारा स्टांस गलत नहीं हुआ। जो शख्स चोरी के मुकदमे में इन्वेस्टिगेट हो रहा हो, वो इस तरह के स्टांस चेंज करता है, इस तरह की हिकमत अमली उनकी होती है। या आप अदालतों में भी जाके देखें, लोग कभी तारीख लेते हैं, कभी पेश हो जाते हैं, कभी पेश नहीं होते। तो एक जो बंदा मुल्जम होता है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जिसके ऊपर रेफरेंसेस है, एहतजाज पर आ जाइए शहबाज गिल साहब, एहतजाज पर आ जाइए। अब एहतजाज की तरफ, एहतजाज के लिए एक मुसद्दका असूल है पूरी दुनिया का कि जब आप एहतजाज करते हैं तो आपका एक मकसद होता है, किसी को बताते हैं मेरा ये मकसद। अगर एक बंदा मैट्रिक में फेल हुआ हो 3rd डिवीजन से भी कम नंबर लेके, और वो किसी और बंदे का जाके उसके पेपर चेक नहीं कर सकता, इन्होंने अपने आप को 30 साल गवर्नमेंट करके इस मुल्क में एक चीज तो साबित हो गई कि इन दो पार्टियों ने, इनकी इकट्ठी हुकूमत का टाइम अगर जुल्फिकार अली भुट्टो से निकाला जाए तो
तो 50 साल से ज्यादा बनती है। अगर ये इतने अच्छे होते या पिछले 5 साल में इतने अच्छे होते तो सिर्फ सूबा पंजाब 97 अरब का डायरेक्ट डेफिसिट में था, उसमें से हमने तकरीबन 57 अरब कंट्रैक्टर्स के देने थे, 41 अरब स्टेट बैंक के किए हुए थे, 142 मुकदमे इनकी भुगत रहे हैं। कोई एक नंबर आपको बताऊं, बिजली का तकरीबन 1000 अरब के करीब। चलें ठीक है, मैं 3 दफा आपसे सवाल किया कि इस एहतजाज का सामना हुकूमत कैसे करेगी, हुकूमत के पास क्या लाएमल होगा। तलाल चौधरी साहब, एक और इशू, आज मरीम नवाज साहिबा की मुलाकात हुई अपने वालिद नवाज शरीफ साहब से जेल में, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अब दो मेरे आपसे सवाल आते हैं। एक तो पिछले ईद के 3 दिनों तक मरियम औरंगजेब साहिबा और दीगर रहनुमाओं के बयान आते रहे कि नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इमरान खान जो है वो जातियात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बदले की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि जेल में छुट्टी होती है, जिस पर कल शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी किया, तो किसी भी प्रिजनर को इजाजत नहीं होती, किसी भी कैदी को इजाजत नहीं होती कि वो अपने घर वालों से मिल सके। ये कोई एक्सेप्शन नहीं था नवाज शरीफ साहब के लिए। दूसरी बात ये कि 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग है, आप लोगों ने दोबारा बेल के लिए अप्लाई किया है मेडिकल ग्राउंड्स पे। जब भी बेल का वक्त करीब आता है, हियरिंग का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त ये ट्वीट्स आना शुरू हो जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है। होगी तबीयत खराब, बिल्कुल होगी, लेकिन ये ट्वीट्स का सिलसिला उसी वक्त शुरू होता है जब हियरिंग करीब आती है। क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि पिछली बड़ी ईद जो थी उस वक़्त भी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो थी वो अडियाला जेल में थी। उस वक़्त भी हुकूमत जो थी वो इसी इन्हीं नलायक लोगों की थी। उस वक़्त तो ईद से अगले दिन मैं खुद जाके मिला हूँ, सिर्फ एक आदमी नहीं मिला, उस दिन कोई तकरीबन कई 100 अफराद मिले हैं। उस वक़्त क्या छुट्टी नहीं थी? ईद के अगले दिन मिले थे आप? गलत बात है, बिल्कुल ही से अगले दिन। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपके कैमरों के पास मेरी फुटेज होगी, मेरी नहीं, सिर्फ वहां सैकड़ों लोग मिले थे। और बात यह है, ये बहानाबाजी है और ये बिल्कुल जानबूझकर ये उनकी सेहत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनकी बीमारी को उनकी कमजोरी बनाना चाहते हैं, बारगेन करना चाहते हैं, ये जानबूझकर ये हालात पैदा करते हैं। ना मियां नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल मना किया कि उनकी बीमारी के बारे में कहीं बात हो, मगर ये हमारा हक है कि हम अदालत में गए, अदालत अगर रिलीफ देगी बिल्कुल तो आपको हक है, नहीं देगी कानूनी तो हक है। मेरी अगली और मैं इस बात पे भी शक का इजहार नहीं कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं होगी। मुझे पता है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई थी वो क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो उनकी सेहत से मुतालिक ट्वीट्स का सिलसिला है, ये उसी वक्त क्यों शुरू होता है जब उनकी हियरिंग करीब आती है। मिसाल के तौर पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि उनकी बेल में मजीद एक्सटेंशन नहीं हो सकती। उसके बाद हमने मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सिर्फ सियासी बयानात सुने। हेल्थ पर बयानात अब आना शुरू हुए हैं जब हियरिंग करीब आ रही है 11 जून को। ये क्या मामला है? देखिए, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में सबसे बड़े और पॉपुलर लीडर हैं, लोगों को उनकी सेहत के बारे में बहुत सारी मालूमात चाहिए होती हैं, लोग जानना चाहते हैं। और मेरी एक बात, हम पहले भी कहते थे वो बीमार हैं, लेकिन हुकूमत नहीं मानती थी। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो हुकूमत को यह साबित हुआ कि वाकई बीमार है, हुकूमत झूठ बोल रही। हुकूमत उनकी बीमारी को जानबूझकर सियासी हथियार के तौर पर और कमजोरी बनाना चाहती है, इसीलिए हमें अवाम को आगाह रखना पड़ता है। आगाह हर वक्त रखे ना, उस वक्त ना रखे जब हियरिंग करीब आ रही हो, हर वक्त आगाह रखे। मैं तो आपको बता रहा हूं 20-25 दिन तो पता ही नहीं चला कि उनकी क्या तबीयत है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजीद एक्सटेंशन नहीं हो सकती। शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि बकरा ईद जब थी, बड़ी ईद थी, तो ईद के दूसरे दिन जाके तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं खुद मिला हूं। इस ईद पे आप कह रहे हैं कि ये तो एसओपी नहीं है और किसी भी कैदी को नहीं मिलने दिया, जेल में छुट्टी थी इसलिए मुलाकात नहीं कर सके। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सियासी तौर पर बदला लिया जा रहा है नवाज शरीफ साहब से। इसका आंसर करता हूं आपको। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बीमारी को यूज करते हैं। आज भी उन्होंने आलू गोश्त खाया, कल उन्होंने अपना करेले गोश्त खाया। हर रोज अल्लाह उनको सेहत दे, मैं ये नहीं कह रहा उनको अल्लाह सेहत ना दे, अल्लाह उनको सेहत दे। मैं वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ उम्र की वजह से। लेकिन जब आप इतना झूठ बोलेंगे तो मुझे मजबूरन मैं आपको डॉक्टर ने मना किया है उनको आलू गोश्त खाने से। जब ये ट्वीट करना शुरू करते हैं, जब ये ट्वीट करना शुरू करते हैं, झूठ बोलना शुरू करते हैं, मुझे इंफॉर्मेशन लेना पड़ती है इनके झूठ को गलत साबित करने के लिए। इनको 6 हफ्ते मिले सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने एक दिल के अस्पताल में ये नहीं गए। हमने 21 जो डॉक्टर थे उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, कार्डियोलॉजी का सेंटर बनाया हुआ था। 1 मिनट के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको शहबाज गिल साहब, मेरे पास वक्त कम है, मुझे खाली इस बात का जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि बड़ी ईद पर अगले दिन मैं खुद मिलने गया था, ईद के दूसरे दिन आप लोगों ने इस दफा जानबूझ के ये किया है कि मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ये क्लेम कर रहे हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए।
जी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये गजटेड छुट्टियां थी, बंद थी, ईद से एक दिन पहले जो थर्सडे आया उसमें 225 लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब मिले हैं, जो पिछला थर्सडे था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल और तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब आज रात को यानी कि कल 9 तारीख को वो दोबारा वतन वापस आ रहे हैं, 7 हफ्ते के बाद वापस आ रहे हैं और 2 मीटिंग्स का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है, उसमें लाएमल तय किया जाएगा। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि एपीसी में जब हम जाएंगे किस एजेंडा के साथ जाएंगे, क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स होंगी, कब सड़कों पर निकलना है, ये फैसले उस मीटिंग में किए जाएंगे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमें पे स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठे और हर मसले पर बातचीत करें। वजीर आज़म इमरान खान की ये देरीना ख्वाहिश रही है। वजीर आज़म इमरान खान इस ख्वाहिश का इजहार हालिया भारतीय इंतखाबात से पहले भी करते रहे हैं और इंतखाबात में मोदी की जीत के बाद भी वजीर आज़म इमरान खान इस हवाले से 3 कोशिशें कर चुके हैं। कल वजीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जिसमें नरेंद्र मोदी को इंतखाबाती जीत पर मुबारकबाद देते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि अब दोनों मुमालिक अपने इख्तलाफात खत्म करके मसला कश्मीर और दहशतगर्दी समेत दीगर तनाज़ात पर बात करें और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। वजीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि खित्ते में अमन और दोनों मुमालिक के अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान का मुज़ाकरात करना जरूरी है। वजीर आज़म म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर भारतीय वजीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसकी उम्मीद उन्होंने कुछ अरसे से लगा कर रखी है, मगर लगता है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जीत के बाद भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं है। वजीर आज़म इमरान खान ने तो बार बार कोशिश की है कि भारत मुज़ाकरात की मेज पर आए। उन्होंने 23 मई को अपनी ट्वीट में मोदी को इंतखाबात में जीत पर मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इज़हार किया था कि जनूबी एशिया में अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए दोनों मुमालिक मिलकर काम करें। 26 मई को इमरान खान ने खुद नरेंद्र मोदी को फोन करके मुबारकबाद दी और मुज़ाकरात की पेशकश की, मगर मुज़ाकरात की हामी भरना तो दूर, नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को अपनी ओवर टेकिंग सेरेमनी में भी शिरकत की दावत नहीं दी। लेकिन अब यह खबरें सामने आ रही हैं कि बिश्केक में 13 से 14 जून को होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइडलाइंस पर भी दोनों वज़राए आज़म की मुलाकात नहीं होगी, जिसकी तस्दीक वज़ीर ख़ारजा भी कर चुके हैं। पाकिस्तान तो मुसलसल मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहा है, भारत की तरफ मुसलसल अमन का हाथ बढ़ा रहा है, जो एक मुस्बत कदम है, मगर भारत मुसलसल अमन मुज़ाकरात से भाग रहा है। अब देखना होगा कि भारत की तरफ से वज़ीर आज़म का खत कोई मुस्बत जवाब आएगा या नहीं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, कैपिटल टॉक के मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, अच्छी बात है अगर पाकिस्तान कहता है कि मुज़ाकरात करें, हर इशू पर मुज़ाकरात होने चाहिए, मसाइल का हल इसी तरह होना चाहिए कि दोनों मुमालिक मुज़ाकरात करें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो बार बार कोशिश की जा रही है, मस्बत जवाब नहीं आ रहा है। इलेक्शन से पहले भी नहीं आया, इलेक्शन जीत के भी मोदी साहब की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो पाकिस्तान को क्या अपनी कोशिश मुज़ाकरात के हवाले से जारी रखनी चाहिए? देखिए, कोशिश में और ख्वाहिश में एक फ़र्क है। भारत के साथ पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम तनाज़ात के हल की ख्वाहिश एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो कोशिश जो है उसमें एक बहुत सोच समझ कर एक मौसर हिकमत अमली जो है उसके तहत आपको कोशिश करनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो डे 1 से वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आए। उसके लिए उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का इनिशिएटिव भी लिया और नवजोत सिंह सत्तू को भारत से बुलाया भी। कई दफ़ा उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन करने की कोशिश की, उन्होंने उनका फ़ोन नहीं सुना, फिर उन्होंने उनको ख़त भी लिखा। अब हमें देखना चाहिए कि ये जो आप 5-6 महीने से इतना पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं उसका आपको रिस्पांस क्या आ रहा है। तो रिस्पांस जो हमें आ रहा है वो एक तो भारतीय हुकूमत का जो अपना तरीकाकार है उसके जरिए आ रहा है, दूसरा मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वहां से भी रिस्पांस आ रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश रखता है तो उसके लिए उसको चाहिए कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो जुल्म सितम बढ़ रहा है उसमें कुछ कमी करे, लेकिन वहां पे वो कमी नहीं कर रहा। फिर आप देखें कि हर इंटरनेशनल फोरम पे भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेट डाउन करने की कोशिश हो रही है।
और यहाँ तक कि OIC में भी भारत जो है उसने पाकिस्तान को नीचा दिखाया और उसमें कामयाब रहा। यहाँ तक कि जो चंद दिन पहले मक्का में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उस कॉन्फ्रेंस में भी जो OIC है उसने बहुत से भारतीय मुबस्सरीन को और ऑब्जर्वर्स को बुलाया हुआ था जो वहाँ पे भारतीय नुक्ता नजर की तर्जुमानी कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि पिछले कई हफ्तों से एक पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में एक इशू चल रहा है। पाकिस्तान में कोयटा और ट्राइबल एरियाज में दोबारा हमले शुरू हो गए हैं। जब भी ऐसा हमला होता है तो हमारे बहुत से जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये कहते हैं जी इसके पीछे NDS और रॉ है, भारत और अफगानिस्तान जो है वो इस दहशतगर्दी के पीछे हैं। अब तो पहले तो भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया जाता था, अब तो हमारी जो कुछ गुजरा साहिबान हैं उन्होंने तो कुछ पाकिस्तानियों का नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावर जो हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत के जिम्मेदार हैं। तो अगर हम बार बार ये नैरेटिव रोजाना सुनते हैं, हुकूमत की तरफ से सुनते हैं, हुकूमत के वुज़रा की तरफ से सुनते हैं कि भारत और अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका वज़ीर आज़म बार बार नरेंद्र मोदी को खत लिख रहा है, उसको फोन करने की कोशिश करता है, वो उसका फोन नहीं सुनता। तो बतौर एक पाकिस्तानी मैं कंफ्यूजन का शिकार हूँ। ये क्या पॉलिसी है कि जब इसी किस्म की कोशिश जो है भारत के साथ पुरअमन मुज़ाकरात के लिए मसाइल को हल करने की कोशिश नवाज शरीफ ने की तो उसको गद्दार करार दे दिया गया, उसके बारे में कहा गया कि ये मोदी का यार है। इसी तरह की कोशिश जब आसिफ जरदारी साहब ने की थी तो उन पर भी इतराज़ात हुए, लेकिन जब ऐसी कोशिश परवेज मुशर्रफ करता है तो उस पर कोई इतराज नहीं किया जाता। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो तो बहुत आगे चले गए और पिछले 2-3 दिन से बहुत से लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है, ईद की छुट्टियों में कुछ इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स ने मेरे से बात पूछी कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है कि एक तरफ आप लोग जो भी ट्राइबल एरिया में या बलोचिस्तान में हमला होता है उसकी जिम्मेदारी आप इंडिया पे डाल देते हैं, दूसरी तरफ आप मरे जा रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान जो है वो आपको मुज़ाकरात की सीख दे दे। ख्वाहिश करना कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर मसले पर बातचीत हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब हमारी जो मुसलसल कोशिश है उस पर हमें ब्रेक लगा देनी चाहिए और कम से कम इंतजार करना चाहिए कि इंडिया का भी कोई मुस्बत जवाब आए। मैंने ये बिल्कुल आपने मेरी बात को सही समझा है कि ख्वाहिश तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हम मरे जा रहे हैं, क्योंकि हम भीख मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो हिकमत अमली है वो ऐसा लग रहा है कि हम भारत से मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि यही वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये नवाज शरीफ को कहते थे कि तुम मोदी के यार हो। और सिर्फ ये अकेले नहीं है, आप देखें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया पर अखबारात में राइट लेफ्ट पे बहुत से लोग कुछ भी पाकिस्तान में हो जाता है, कोई बंदा जो है वो अगर इमरान खान के साथ इख्तिलाफ राय कर दे वो रॉ का एजेंट है, वो गद्दार है। लेकिन इमरान खान जो है वो मोदी को फोन करे वो उसका फोन ना सुने, इमरान खान बार बार उसको खत लिखे, उससे मुज़ाकरात की भीख मांगे, वो उसको लिफ्ट ना कराए। उम्मीद है कि अब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्शन मुहिम में तो उन्होंने यकीनन एंटी पाकिस्तान बात की है और बहुत कुछ कहा है पाकिस्तान के बारे में, पूरा वो जो पुलवामा का मामला था उसको इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए। थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, आपके ख्याल में वो अपनी पॉलिसीज को बेहतर करके दुरुस्त करके क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? देखिए, मुझे तो मोदी साहब की जो है ना इतनी लंबी उनकी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कल रात को जो नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला हुआ उसमें जो 3 अफसरान और एक फौजी जवान शहीद हुआ, तो हर कोई यही कह रहा है कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और इसमें NDS और रॉ मुलव्वस है। तो भाई अगर NDS और रॉ मुसलसल पाकिस्तानी फौज के जवानों को शहीद कर रही है, कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रही है, तो आप अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को भी पाकिस्तान बुला रहे हैं। इमरान खान साहब ने मक्का में भी उनसे मुलाकात किया, अब वो जून के एंड में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, उसको भी आप गले लगाने के लिए तैयार हैं। आप नरेंद्र मोदी से भी मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, तो फिर आप नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी को तो गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में आपसे थोड़ा सा सियासी इख्तिलाफ करते हैं उनको आप गद्दार करार दे देते हैं, वो रॉक और NDS के एजेंट हैं। मुझे हामिद मीर सकाफी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से बार बार कोशिश की जा रही है कि इंडिया मुज़ाकरात की टेबल पर आए, लेकिन अब तक इंडिया की जानिब से कोई मुस्बत पैगाम नहीं आया है। 13 से 14 जून को जो मुलाकात भी होनी है बिश्केक में, जहाँ पे ममालिक के वज़राए आज़म होंगे शंघाई कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर भी एक्सपेक्टेड था कि शायद मुलाकात हो, लेकिन इंडिया की तरफ से कह दिया गया है कि दोनों वज़राए आज़म के दरमियान वहाँ पर मुलाकात का साइडलाइंस पर कोई चांस नहीं है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आने वाले बजट में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये है कि टैक्स रेवेन्यू टारगेट अगले साल का जो रखा गया है उसको अचीव कैसे करना है, उसको अचीव करने के लिए क्या इकदाम लेने पड़ेंगे। 5,550 अरब रुपए अगले साल का टैक्स कलेक्शन टारगेट होगा। इस साल जो तकरीबन 450 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, जिसके बाद टैक्स रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 4,000 अरब होगा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगले साल 1550 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू में इजाफा कैसे हो सकता है। आईएमएफ का दबाव यह है कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस दी गई हैं उनको वापस लिया जाए। इसलिए इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि जो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट रजीम है, खासतौर पे जिससे 5 बड़े सेक्टर्स बेनिफिट करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें लेदर और इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सेक्टर हैं, उनके ऊपर उनको जो मराद दी गई है जीरो रेटेड रजीम की, उसको वापस लिया जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो इससे एक्सपोर्ट्स मजीद मुतासर होंगी। 20 से 30% एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। पहले ही एक बड़ा चैलेंज है कि एक्सपोर्ट टारगेट कैसे अचीव करना है। इस साल उम्मीद लगाई थी और रज़ाक दाऊद साहब जो कि मिनिस्टर हैं फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उन्होंने कहा था कि 27 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होंगी, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि 25 अरब डॉलर भी टारगेट अचीव करना मुश्किल होगा। तो लगभग 23 बिलियन डॉलर पे हमारी एक्सपोर्ट इस साल होंगी। उसको भी बढ़ाना है, साथ साथ टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाना है। ये दोनों कैसे होगा और अगर जीरो रेटेड एक्सपोर्ट रजीम को खत्म किया गया तो इससे क्या फायदा होगा या इंडस्ट्री को मजीद नुकसान होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट अशफाक तोला। अशफाक तोला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ तो इंडस्ट्री का कहना है कि एक्सपोर्ट्स मुतासिर होंगी, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि IMF की जो अहकामात हैं उस पर एग्री करके जो एग्जेम्पशंस हैं उनको खत्म किया जाए। फायदा किस में है इस वक्त, इस सिनेरियो में जो जीरो रेटेड रजीम है उसको खत्म करने से फायदा है या इसको बरकरार रखने की जरूरत है इस वक्त? शहजाद, ये दो धारी तलवार है और मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि इसके दोनों तरफ असरात पड़ेंगे। एक्सपोर्ट की इंक्रीज अपनी जगह, एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो ही नहीं रही। डर ये है कि एक्सपोर्ट डिक्रीज ना हो जाए, यही डर है लोगों को। तो जब जीरो रेटिंग नहीं थी तब इत्तेफाक से एक्सपोर्ट थी, और जब जीरो रेटिंग दी गई है उसके बाद ये एक्सपोर्ट कम हुई है। ये एक्चुअली SRO हम कहते हैं 1125, इसको ऑथर मैंने ही किया था 2011 में, और ये इसकी मीटिंग्स भी हुई थी जुबैर मोतीवाला साहब के दफ्तर में, और इसको बशीर अली मोहम्मद साहब, मैं, हम सब थे, और इसको आखिर ऑथर मैंने करके इसकी टेक्निकल क्लियरेंस दे के हमने इसको शुरू किया था। उसमें पहले वो आइटमें थी जो वाकई एक्सपोर्टर्स के लिए थी, और इसके बाद वो आइटमें इसमें शामिल हो गई जिसका दूर दूर तक एक्सपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। इसमें जाहिर बात है तारीफ बात से बनती है, FBR के भी कुछ लोग थे और कुछ इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखने वाले हमारे दोस्त थे जिन्होंने इसका मिसयूज किया। अब एक्चुअली ये बात तो माननी पड़ेगी कि FBR में रिफंड का बहुत बड़ा मसला है, और अभी भी रिफंड को निकालने के लिए इन्होंने आपने देखा होगा अगर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला से हमारे साथ मौजूद थे। इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर जीरो रेटेड रजीम को ख़त्म कर दिया तो रिफंड्स का मसला दोबारा होगा, जिससे हमें लिक्विडिटी के मसाइल पैदा होते हैं। पहले ही जो है ये मसाइल से इंडस्ट्री जो है उसका शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से जीरो रेटेड रजीम में उनको बेनिफिट दिया गया था जिससे वो अपना टैक्स एडजस्ट करा लेते थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।